गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। तो ध्यान देना बेटा, लास्ट टर्न पर अपन जो है क्लास 9th के अंदर चैप्टर 9th कर रहे थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर ध्यान देना बेटा, मैंने आपको संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि चूँकि अपने ये 9.1 यही पार्ट जो है सिलेबस के अंदर है, 9.2, 3, 4 ये नहीं है। तो 9.1 के अंदर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स जो था वो मैंने करवाया। अब बैलेंस फोर्स के अंदर मैंने बताया था कि जब दोनों तरफ से अगर समान बल लग रहा है, कोई भी पिंड है एक एग्जांपल दिया था, पिंड इस तरफ से जैसे x और इस तरफ से y, अगर x तरफ से खींच रहा हूँ तो पिंड जो है वो x की दिशा में गति करेगा, और y की दिशा में खींच रहा हूँ तो पिंड जो है y की तरफ गति करेगा। अगर दोनों तरफ से समान बल लग रहा है तो उस दरमियान ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर किसी भी प्रकार की गति देखने को नहीं मिलेगी। तो उसको मैंने कहा था बैलेंस फोर्स। सेकंड के अंदर देखा था कि जिसके अंदर एक तरफ से मान लीजिए ज़्यादा बल लग रहा है और एक तरफ से कम बल लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जिस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है उस दिशा में ये जो पिंड है वो गति करेगा। ये अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़ा था। तो उस दरमियान अगर एक दिशा की तरफ से, कहने का मतलब जैसे वाई की सिरे की तरफ से ज़्यादा बल लग रहा है और एक्स के सिरे की तरफ से कम बल लग रहा है, तो जो ब्लॉक है वो एक्स की दिशा में गति करेगा। ओके, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मतलब एक कहने का मतलब अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होगा और उसमें जो पिंड है वो गति करेगा। तो ये अपन ने बेटा लास्ट टर्न पर किए थे। आज जो है बैलेंस और अनबैलेंस जो है फोर्स जो है उसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखो देखें, एक जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, व्हाट हैपन व्हेन, ध्यान देना बेटा, व्हाट happen when some children try to push a box on a rough floor। ध्यान देना बेटा, on a rough floor। क्या मतलब बेटा, ध्यान देना, क्या होता है जब, ध्यान देना, क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसको मैं एक डायग्राम से बता रहा हूँ आपको। ध्यान देना बेटा कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है। ओके, इसके अंदर देखना आप, कोई बच्चे, जो कहने का मतलब कोई भी एक बक्सा है उसको मैंने कहने का मतलब धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या होगा, देखो देखें कि इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं बेटा। जो बैलेंस अनबैलेंस जो फोर्स है उस केस के अंदर क्या होगा। ओके, अब यहाँ से मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है या कोई बल लग रहा है, ठीक है। बच्चे मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं। ओके, तो जैसे ध्यान देना कि फर्स्ट केस के अंदर, अब जैसे इसमें 3 पोजीशन बता रखी बेटा, फर्स्ट सेकंड के अंदर ध्यान देना, सेकंड के अंदर भी जो है देखो देखें,
इस तरीके से ओके, ध्यान देना। और थर्ड केस के अंदर भी जैसे है इस तरीके से, ये बॉक्स वही है, अलग अलग 3 स्थितियां अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो देखें, ओके। इस केस में जैसे अब इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको कह दिया बी और इसको कह दिया सी। ओके, 3 बक्से अपने पास। अब जैसे फर्स्ट के अंदर मान लीजिए यदि ये जो है बक्से को कम बल से धकेलते हैं, समझ रहे हो, यहाँ से फोर्स और ये फोर्स, यहाँ से बल लग रहा है, ठीक है। अगर ये बक्से को अगर कम बल से धकेलते हैं तो उस दरमियान क्या होता है, तो बक्सा नहीं खिसकता क्योंकि घर्षण बल जो है धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ध्यान देना बेटा, यहाँ से अगर अपन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो उस दरमियान अगर हल्का बल लगा रहे हैं तो ये बक्सा जो है वो गति नहीं करता, क्योंकि जो ही अपन इसको धक्का दे रहे हैं ना, तो इसके पीछे की तरफ इसकी जो सरफेस एरिया उसके नीचे की तरफ जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल लग रहा है वो मतलब इसके द्वारा लगने वाले बल से कहीं अधिक है। इस वजह से ये जो बक्सा जो है वो फर्स्ट केस के अंदर गति नहीं करता। तो ध्यान देना बेटा, इसके अंदर देखो देखें, फर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट केस के अंदर जैसे यूं ही अपन ने मतलब बक्से को लगाया, तो देखो देखिए फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। इफ दे पुश ध्यान देना बेटा, पुश द box with a small force, box with a small force, ओके मतलब कम बल से धकेलते हैं। द बॉक्स डज नॉट मूव, द बॉक्स डज नॉट मूव, does not move because of friction, because of friction acting in a direction, in a direction opposite to the push, opposite to the पुश। क्या हुआ बेटा कि इसके अंदर क्या था कि ध्यान देना कि ऑपोजिट साइड के अंदर, कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, इस वजह से ये जो बक्सा है वो गति नहीं करता। ओके, देखो देखिए आगे इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, तीनों को समझेंगे बेटा, ध्यान देना। देखो, क्योंकि यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसक सकता, क्योंकि घर्षण बल जो है धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अब ध्यान देना बेटा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन का मैंने बता दिया कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से बक्सा जो है वो गति नहीं करता। अब ध्यान देना, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज, दिस फ्रिक्शन force arises between two surface in contact, between two surface in contact, in this case between the bottom of the box, between the bottom of the box
box and floor's rough surface. Rough surface. ओके, कहने का मतलब इनकी जो आधार वाली जो बॉक्स की जो सतह है और जो फ्लोर की जो सरफेस एरिया है उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होने की वजह से वो गति नहीं कर रहा. इट बैलेंसेज द, ध्यान देना, इट बैलेंसेज द पुशिंग force and therefore the box does not move. ठीक है, ये अपन फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं बेटा कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगने वाले बल की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे बक्सा जो है वो गति नहीं करता. देखें इसका हिंदी में. ओके, यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतह के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से की निचली सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच. यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है, यही कारण है कि बक्सा नहीं खींच सकता. अब सेकंड बी केस की बात कर रहा हूँ बेटा. सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है, द चिल्ड्रन, ध्यान देना, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स, ध्यान देना, पुश द बॉक्स harder but the box still does not move. Still does not move. Okay, this is because the friction force still balances the pushing force. ओके, कहने का मतलब जो है थर्ड केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर भी बेटा क्या हो रहा है कि जो बच्चे जो है बक्से को धकेल रहे हैं, जोर से धकेलते हैं, फिर भी जो है बक्सा गति नहीं करता. कहने का मतलब अभी भी जो है जो घर्षण बल जो है, जो पुशिंग फोर्स है उससे ज़्यादा है. देखें, ध्यान दो बेटा, बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खींच सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है. ये था सेकंड केस. थर्ड केस के अंदर देखो बेटा, थर्ड केस सी, उसके अंदर क्या होगा, इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स, इफ द चिल्ड्रन push the box harder still, ध्यान देना, harder still the pushing force becomes bigger. Than the friction force. ओके, इस केस में कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स से जो पुशिंग फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इससे कहने का मतलब देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स, देयर इज एन
unbalanced unbalanced force unbalanced force so the box starts moving। ओके, कहने का मतलब जो लगने वाला पुशिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया, इससे ये जो गति बॉक्स जो है वो सी के अंदर, मतलब उससे कहने का मतलब जब फ्रिक्शन फोर्स से जो है पुशिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, उस दरमियान एक अनबैलेंस क्रिएट होगा, अनबैलेंस फोर्स, और उससे बॉक्स जो है वो गति करेगा। देखो इसके अंदर देखें, अगर बच्चे जो है बक्से को ज़्यादा ज़ोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, और यहाँ कहने का मतलब एक असंतुलित जो या अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हुआ, और इससे जो है बक्सा जो है खिसकने लगता है। तो ये जो था बेटा एक एग्जाम्पल से अपन ने समझ लिया। इसके बाद एक साइकिल वाला एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जब हम बाइसिकल या साइकिल जो है चलाते हैं तो क्या होता है, मतलब पेडल जो चलाना बंद करने पर उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। कहने का मतलब वहाँ पर भी एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है। तो इस तरीके से अपन ने जो है ये जो है एग्जांपल से जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स थे उसको अपन ने समझा। ओके, तो इसके अंदर बेटा 9th चैप्टर के अंदर 9.1 बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स ही अपने सिलेबस के अंदर था, तो ये मैंने करवा दिया। अब इसका एक क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन कर लें और वो कर लेना, फिर अपन अगला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखें एक क्वेश्चन जो है इसका नोट डाउन कर लो, आपके एक्सरसाइज के अंदर ही है। एन ऑब्जेक्ट, देखें एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero external unbalanced force, a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity if yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity of the velocity. If no, provide a reason. If no, provide a reason. देखो बेटा, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ध्यान देना बेटा कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। हिंदी में देखो, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित
बल अनुभव करती है। ओके, शून्य असंतुलित बल अनुभव करती है क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से, क्या किसी भी क्या किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। अशून्य वेग से गति करना संभव है। यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण और दिशा पर, यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा, वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का, पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। शर्तों का उल्लेख करें, नहीं तो कारण स्पष्ट करें। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेज अ नेट जीरो फोर्स, कहने का मतलब किसी वस्तु जो बाह्य शून्य बाह्य असंतुलित बल जो है अनुभव करती है, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, कहने का मतलब क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। यदि हाँ तो उसकी शर्तें बतानी है, नहीं है तो उसका कारण बताना है। तो इसके अंदर बेटा ये हो जाएगा, पहली स्थिति में क्या होगा कि भाई गतिमान वस्तु पर कार्यरत सभी बल का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो शून्य है। ओके, जो गतिमान वस्तु है उसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। तो वस्तु का जो इनिशियल वेग या इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है। इस स्थिति में प्रश्न का उत्तर हाँ सही है। कहने का मतलब अगर अशून्य मतलब जो है तो वह उसका इनिशियल वेग हो जाएगा, तो उस स्थिति में तो ये सही है। दूसरी स्थिति में यदि जो वस्तु जो है विराम स्थिति में है तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, है ना, रेस्ट स्टेज में विराम स्थिति में है, क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जो अनबैलेंस फोर्स की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही रह सकती है। समझ लो, कहने का मतलब फर्स्ट केस के अंदर तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये सही है। सही इसलिए है कि यदि किसी जो गतिमान वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल अगर शून्य है, समझ रहे हो, परिणामी बल अगर शून्य है तो उस स्थिति में उसका प्रारंभिक वेग जो है वस्तु का कुल प्रारंभिक वेग होता है, और इस स्थिति में प्रश्न का जो उत्तर है वो सही है। और सेकंड केस के अंदर जो है क्या होगा, सेकंड केस के अंदर देखो मैं बता देता हूँ इसको एक बार, कि फर्स्ट स्थिति में तो मैंने ये बताया कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल शून्य है तो वस्तु का कुल प्रारंभिक वेग होता है। इस स्थिति में प्रश्न का उत्तर हाँ सही है। और यदि वस्तु विराम स्थिति में है, रेस्ट स्टेज में है, तो इस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। रेस्ट स्थिति में मतलब विराम अवस्था में, स्टेशनरी पीरियड के अंदर है, तो उस स्थिति में क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, ठीक है, जो लॉ ऑफ जो मोशन थे उसका जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम था, तो उस दरमियान क्या होगा, उसमें अनबैलेंस फोर्स अब्सेंट है, और उस स्थिति में जो है कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही रहती है। कहने का मतलब जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही रहनी चाहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करना, कोशिश करना, फिर भी नहीं मिले तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। ओके, कहने का मतलब कोई भी वस्तु है उस पर शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, तो क्या किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। अगर हाँ तो उसकी शर्तें लगनी है, अगर नहीं तो उसका कारण बताना आपको। ओके, अब देखें
अब देखो बेटा, नाइन्थ चैप्टर के अंदर अपने जनरली जो है अपना जो एक ही जो क्वेश्चन था वो, क्योंकि एक ही टॉपिक था 9.1 और उसके अंदर संतुलित असंतुलित बल अपने सिलेबस के अंदर थी। अब अपन जो है 10th चैप्टर का जो कुछ एक टाइम रह रहा है उसके अंदर 10वां चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। 10वां चैप्टर है ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मतलब अपन देखते हैं कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समझ रहे हो? जैसे कोई भी वस्तु अपन जैसे ऊपर से ऊपर फेंकते हैं तो वापस क्या होगी? नीचे गिरेगी। न्यूटन के साथ ही यही हुआ है। न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब उनके ऊपर गिरा, ठीक है, सेब उनके ऊपर गिरा तो उससे मतलब उस सेब ने उनको सोचने के लिए प्रेरित किया कि ये जो वस्तु है ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। सेब क्या, हर एक कोई वस्तु जो अपन ऊपर फेंकते हैं वापस नीचे की तरफ गिरती है। अंतरिक्ष के अंदर भी देखते हैं, ग्रह है, तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, ये सब जो है एक दूसरे के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो कहने का मतलब विश्व के, अब देखो बेटा, कोई भी वस्तु है, ठीक है, ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, एक बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, इस पर्सन के पास में दो छोटे मैग्नेट हैं, समझ रहे हो? दो छोटे मैग्नेट है तो उस दरमियान ये जैसे यहाँ पर पावरफुल मैग्नेट पड़ा है तो क्या होगा बेटा, ये जो मैग्नेट है ये आपस में चिपकने की बजाय इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शक्तिशाली मैग्नेट है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। वस्तुओं के बीच इस आकर्षण बल को अपन क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर ग्रेविटेशन एक ऐसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके अंदर कहने का मतलब ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच में, समझ रहे हो? अब दो वस्तुओं के बीच में जैसे ये सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कहने का मतलब पृथ्वी जो है इनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जिससे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, ये भी इसकी तरफ फोर्स लगा रही है, सेब के द्वारा भी इसके ऊपर बल लग रहा है, लेकिन इसकी तुलना में लगने वाला जो पृथ्वी से लगने वाला बल अधिक है, सेब से लगने वाला बल कम है। इस वजह से ये हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती हुई प्रतीत होती है या फिर गिरती है ना। कोई भी वस्तु अपन ऊपर फेंकेंगे वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि उस वस्तु की तुलना में नीचे से लगने वाला बल अधिक है। इस वजह से हाँ, उस बल को अपन क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, नहीं है? किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर वापस नीचे की ओर गिरने लगती है। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये सब जो है एग्जाम्पल किसके हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? इसके अंदर अपन ने ये देखा, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ओके, कहने का मतलब सभी पिंड जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनके अंदर मैं आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अपन पढ़ेंगे। और गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या होता है उसके बारे में देखें। ओके बेटा, एक बार ये देख लो, फिर जो है इसका जो फॉर्मूला वगैरह है वो नेक्स्ट पे मैं करवाऊंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। कहने का मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। कहने का मतलब विश्व का प्रत्येक पिंड जो है प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। मैंने कहा दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे को आकर्षित करता है। अदर ऑब्जेक्ट विच अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। कहने का मतलब जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मैं इसका फॉर्मूला आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, द्रव्यमान के समानुपाती, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और उनके जो बीच की जो दूरी है उनके होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। क्या कहा? ओके, दोनों का द्रव्यमान मतलब m1 और m2 और उसके बीच की दूरी जो है d,
और उसका स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर। तो कहने का मतलब इसके लिए फॉर्मूला होगा जो है उसका जो लगने वाला जो फोर्स है उनके द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान हो गया। ध्यान देना बेटा, जैसे दो वस्तुएं हैं, एक को तो मैं बना रहा हूँ कैपिटल एम और एक को कह रहा हूँ स्मॉल एम, ठीक है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d², ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको बताऊंगा। ये तो है कि दोनों का जो वस्तु है, लेकिन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, दोनों पिंडों का द्रव्यमान, जैसे एक का कैपिटल एम एक का स्मॉल एम, इसके गुणनफल के तो समानुपाती, ये समानुपाती का निशान हो गया, ओके। और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये बीच की दूरी हो गई, और ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल लॉ अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे बेटा। अभी तक आप इतना ही पढ़ना और यही आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है, समस्या है तो वो बता देना। थैंक यू, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे ही रखे हैं 9460656610 पर, या फिर स्कूल आकर के भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ओके। बाकी अपन जो है नेक्स्ट टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। थैंक यू।